are perpendicular to each other, whether they are intersecting to one another, they are parallel or they are coinciding. अच्छा, इंटरसेक्टिंग तो वो तब होंगी ना कि जब आप एक्स और वाई की वैल्यूज निकालो, प्लग इन करो, वापस जीरो आ जाए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द स्लोप्स ऑफ दीज लाइन एंड स्लोप से हम चेक करेंगे। सो द फर्स्ट लाइन इक्वेशन इज 7x, दैट इज 7x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, आप y को सेपरेट आउट कर लोगे, दैट विल बी -7x माइनस 3। y का कोफिशिएंट शुड बी 1, तो जो x के साथ होगा वो आपकी स्लोप होगी। सो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी -7x/2 एंड -3/2। तो जब मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करूंगा, दैट इज mx प्लस c, सो m विल बी माई स्लोप, द स्लोप विल बी -7/2। ठीक है। नाउ फॉर द अदर लाइन, उसकी भी स्लोप हम निकाल लेते हैं, दैट इज 6y प्लस 21x प्लस 9। 6y को सेपरेट कर लिया, दैट विल बी -21x माइनस 9। 6 से आप इसको डिवाइड करोगे, दैट विल बी -21x/6 एंड -9/6। कैंसिल कर लेंगे हम इसको। जब मैं इसको कैंसिल करूंगा 3 के टेबल से, तो दिस विल बी 7, दिस विल बी 2 and the slope is -7/2. So it means the slopes of both the lines are equal. So in the case when the slopes of both the lines are equal, it means that they are parallel to one another. They are parallel to one another. From the perpendicular, उनका product जो है वो -1 होगा। So this was a super easy question. NET के पास पेपर्स जहाँ पे एडेड हैं, सॉल्व पास पेपर्स हैं, वहाँ से आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपको ये कह रहे हैं कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपके पास क्या होता है, यू आर गिवन विद अ पॉइंट एंड अ स्लोप, सो दिस इज दैट फॉर्म, सो दैट इज द स्लोप m एंड द पॉइंट इज y1 एंड x1। अच्छा, अ लाइन है with the point 1, 1 is perpendicular to the line having slope -3/4. What is the equation of the line? आपको सबसे पहले तो अपनी लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, हमें अपनी जो लाइन की स्लोप निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन में भूल गया। तो हमारी लाइन की स्लोप है -3/4। हमारी लाइन उस पॉइंट के पैरेलल होगी जिसकी स्लोप की वैल्यू होगी, सॉरी परपेंडिकुलर होगी, जिसकी स्लोप की वैल्यू 4/3 होगी। बिकॉज द कंडीशन सेज कि जब दो लाइनें परपेंडिकुलर है, दो लाइंस परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज -1, तो इट मीन दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, राइट। ये कॉन्सेप्ट तो हमें पता है। अब हमें देखना पड़ेगा कि किस लाइन का स्लोप +4/3 आता है। तो किस लाइन का स्लोप जो है +4/3 आता है, इसका स्लोप 3/4 आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, राइट, तो इसका स्लोप क्या आएगा, डैट विल बी 4x - 3y -1 है, आई विल टेक 3y ऑन द अदर साइड, दैट विल बिकम +3y। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई विल बी हैविंग 4x -1, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो, देखो स्लोप तब तक नहीं बनता जब तक y का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा। तो दिस इज 4/3x -1/3, so the slope here is 4/3। हमारी लाइन की स्लोप इज -3/4, प्रोडक्ट -3/4 और +4/3 का -1 होगा, इट मीन परपेंडिकुलर। सो और गिवन लाइन जिसकी स्लोप इज -3/4 इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन विच इज द ऑप्शन बी। जी, यहां पे किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लो जी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपको ये कह रहा है कि जी आपके पास पॉइंट्स हैं 2,2 -2,2 आर इज k,4 आप, and the vertices are, they are the vertices of a right angle triangle, and they are the vertices of a right angle triangle है। so they are the vertices of the right angle triangle। हमने ये बताना है कि इसके अंदर k की वैल्यू क्या है, ठीक है। और एंगल P के ऊपर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सा सॉरी थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो आपके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर प्लस आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल है। तो हम उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे यूज करना है और उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमें कैसे पता चलेगा पेपर में कि किस पॉइंट के ऊपर हाइपोटेन्यूज बन, मतलब हाइपोटेन्यूज के अंदर से कौन सी वाली साइड है।
तो हाइपोटेन्यूज को हमने चेक करना है कि हाइपोटेन्यूज कौन सी मेरे पास पॉइंट के ऊपर बन रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। मैं पहले ये पॉइंट्स ले लूँ। अच्छा, अब देखो उसने क्वेश्चन में आपको ये कहा हुआ है कि एट एंगल पी, राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है आपके पास, एट एंगल पी बन रहा है। बस आपने इस बात को याद रखना है। सो आई एम सॉल्विंग इट फॉर यू। 2,2 था और पी के ऊपर ही राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था। सो पॉइंट पी वॉज 2,2, पॉइंट आर वॉज K,4। अब आपकी मर्जी है, द चॉइस इज योर्स। आर यहाँ पे लेते हो, यहाँ पे लेते हो, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। एंड क्यू जो था दैट वाज -2,2 का मतलब है क्यू आर इज माई हाइपोटेन्यूज। तो मैं क्विकली क्यू आर का डिस्टेंस निकालूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। तो फॉर्मूला मैं लगाऊंगा तो y2 माइनस y1, 4 माइनस 2 इज 2, 2 का स्केयर प्लस x2 इज k माइनस 2, k माइनस माइनस प्लस 2, k प्लस 2 का होल स्केयर। दिस इज योर हाइपोटेन्यूज इज। एंड आपके पास क्या है, बेस का डिस्टेंस क्या आएगा, बेस आपके पास पी क्यू आ जाएगा। क्विकली इसके ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। 2 माइनस 2 दैट इज 0, 0 का स्केयर प्लस 2 माइनस 2 माइनस माइनस इज प्लस 2 दैट इज 2 प्लस 2 इज 4, 4 का स्केयर आ जाएगा, 4 का स्केयर इज 4। ओके, नाउ आप अगेन फॉर्मूला लगाओगे। अब आप पी आर के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। जब आप पी आर पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस, पी आर पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो यू विल गेट द साइड डिस्टेंस पी आर दैट इज 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2, 2 का स्केयर आ जाएगा प्लस के माइनस 2 का स्केयर आ जाएगा, होल अंडर रूट कर लोगे। अब सिंपली आपने क्या करना है कि क्यू आर के स्केयर को, क्यू आर हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर आपने अप्लाई कर लेना है। सो क्यू आर का स्केयर, बेस का स्केयर इज योर बेस पी क्यू थी, वो 4 का स्केयर था, प्लस इसका स्केयर करेंगे ना रूट खत्म हो जाएगा तो 4 प्लस के माइनस 2 का होल स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे स्केयर खत्म करेंगे लेफ्ट साइड पे तो ये भी आ जाएगा 4 प्लस के प्लस 2 का होल स्केयर। तो दोनों तरफ स्केयर तो हो गए, अंडर रूट खत्म हो गए। ए माइनस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूलाज ओपन करोगे, के लिए आप सॉल्व कर लोगे, के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी। विच आर द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट जी। तो कौन सी इक्वेशन इसके अंदर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करेगी। आप ये बात याद रखिएगा कि अगर आप चाहते हो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाना तो आपको किसी एक इक्वेशन को क्या, सॉरी किसी एक एक्सिस को आपने क्या करना होगा, आपको आपको उसको बाउंड करना होगा, उसकी वैल्यू को आप फिक्स कर दोगे तो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आती है। अगर आप वाई एक्सिस को फिक्स करते हो और अगर आप वर्टिकल लाइन चाहते हो तो आपको एक्स एक्सिस को जो है वो फिक्स करना पड़ता है। एक्स एक्सिस की वैल्यू को आपको एक कांस्टेंट के बराबर रखना होता है और आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं। तो द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, y इज इक्वल टू x होगा। मैं सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो क्लियर हो जाए। तो y इज इक्वल टू x या y इज इक्वल टू c इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। हाउ, देखिए मैंने क्या किया, x की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी, लेट से सॉरी y की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी और पहले x की वैल्यू 0 है और लेट से y की वैल्यू 3 है तो ये पॉइंट बनेगा। फिर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, ये पॉइंट बनेगा। फिर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, ये पॉइंट बनेगा। फिर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है क्योंकि y तो फिक्स्ड है c के ऊपर, या x की वैल्यू -1 है तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो जब भी आप y एक्सिस को फिक्स कर दोगे, उसको इक्वेट कर दोगे टू सम कांस्टेंट, यू विल गेट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप ये चाहते हो कि आपके पास वर्टिकल लाइन आए तो आपके पास आपको फिक्स करना पड़ेगा आपके एक्स एक्सिस को। सो अगर आप एक्स एक्सिस को बाउंड कर देते हो, एक्स एक्सिस को आप फिक्स कर देते हो तो आपके पास वर्टिकल लाइन आएगी। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन चाहते हो तो आपको वाई एक्सिस को फिक्स करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो दो इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई विल गिव यू अ लाइन जो कि आपके फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू वाई इज अ लाइन विच विल इंटरसेक्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। आप करके देख लो, लेट से x0 y0 this is the point, x1 y1 because both are fixed, x2 y2 this is the point, so then x is -1, y is also -1, so आपके पास एक लाइन यूं बनेगी। तो जब आप x और y में इक्वल कर दोगे तो x इक्वल टू y इज सच अ लाइन के विच विल इंटरसेक्ट द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम x इक्वल टू -y के ऊपर। x इक्वल टू -y को आप ड्रॉ कर लीजिएगा, वो सेकंड से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाती है। तो ये कुछ वैसे भी मैंने इसको इसलिए सारा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया रादर देन जस्ट गिविंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन,
इसको एक्सप्लेन करने की रीजन सिर्फ और सिर्फ ये थी कि ये टाइप्स ऑफ, अगर आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें ऐड करती हैं इन द केस ऑफ लाइंस, और आपको डायरेक्टली पता हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या है, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या है, तो दे सेव योर टाइम ड्यूरिंग द टेस्ट। तो आपका टेस्ट के अंदर जो है ना टाइम बहुत सारा जो है वो बच जाता है। तो x इक्वल टू वाई, रिमेंबर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को इंटरसेक्ट करेगी, x इक्वल टू माइनस वाई, that will intersect the your second and fourth quadrant। अगर आप y एक्सिस को फिक्स करोगे यू विल गेट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आप x एक्सिस को फिक्स करोगे तो यू विल गेट अ वर्टिकल लाइन। तो मैंने ये करके भी बता दिया आप लोगों को। अच्छा जी, ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ टू लाइंस आर एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल, पैरेलल के केस में तो क्या था कि स्लोप्स आर इक्वल, तो इन द केस ऑफ पैरेलल m1 इज इक्वल टू m2 होता है। इन द केस ऑफ परपेंडिकुलर m1 m2 का जो प्रोडक्ट है डैट इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, तो एंटी पैरेलल भी वो तभी होंगी जब स्लोप्स जो हैं वो इक्वल हैं। कैसे, देखिए स्लोप्स जो हैं वो इक्वल हैं, वाई, एक लाइन पैरेलल है या चाहे एंटी पैरेलल है। ठीक है, इन अ सेंस वो हैं तो एक दूसरे के पैरेलल ही हैं, उनके स्लोप्स एक दूसरे के इक्वल ही होंगी। तो एक लाइन यूं जा रही है, एक लाइन यूं जा रही है, तो सिचुएशन उनके ऊपर पैरेलल स्लोप्स वाली ही इंप्लीमेंट होती है, तो द स्लोप्स आर इक्वल। तो पैरेलल का केस ये आएगा, ये तो परपेंडिकुलर का केस है, स्लोप्स आर ऑपोजिट, नहीं ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1, ये तो प्योरली परपेंडिकुलर का केस है, तो बोथ ए एंड बी तो वैसे भी नहीं हो सकते। तो दिस इज योर राइट आंसर। द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैंने आपको अभी बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो आपको वाई एक्सिस को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपने वर्टिकल लाइन बनानी है तो आपको एक्स एक्सिस को फिक्स करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक स्लोप, लाइन की स्लोप है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो फॉर एग्जांपल एक लाइन है विच इज पैरेलल टू दिस इज योर एक्स एक्सिस ना, नीचे यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर आप ये एक लाइन चाहते हो जो कि इसके पैरेलल हो, इसका मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो आपका वाई जो है वो फिक्स होगा, वाई विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, एक्स की वैल्यूज आप चेंज करते जा रहे हो। तो इट मीन्स कि आपके पास जो लाइन की इक्वेशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इसमें एक्स है ही नहीं है। इन अदर वर्ड इसको मैं लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें एम की वैल्यू जीरो है, स्लोप जीरो है, तो दिस इज वाई जीरो इंटू एक्स करके प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू सॉरी सी बनेगा। तो द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज जीरो, तो हमने स्लोप बतानी है लाइन की। आई होप सो कि जो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन किया है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आपके पास ये। ठीक है, सिमिलरली स्लोप ऑफ वाई एक्सिस या एनी लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस होगी ना, तो दैट विल ऑलवेज बी इनफाइनाइट, that will always be undefined in the case of a line which is parallel to the y-axis या line which is a vertical line। why मैंने अभी बताया है लास्ट क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी मैंने ये कॉन्सेप्ट रिपीट किया है कि अगर आपको एक ऐसी लाइन चाहिए, एक ऐसी लाइन चाहिए कि जिसका जो कि वर्टिकल हो या पैरेलल हो टू द वाई एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू सी, सॉरी x इज इक्वल टू सी, मैं y इज इक्वल टू सी बोल गया हूँ, x इक्वल टू सी बनती है, y इज इक्वल टू सी तो हॉरिजॉन्टल लाइन की है। तो x को जब आप फिक्स करोगे तो यू विल गेट अ वर्टिकल लाइन और अ लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस। आप इसको करके देख लें। ठीक है, ये देखिए मैं कहता हूँ लेट्स से x3 के ऊपर फिक्स है, x3 y0 ये पॉइंट है, x3 y1 ये पॉइंट है, x3 y2 ये पॉइंट है, x3 y-1 ये पॉइंट है, तो लाइन आएगी पैरेलल टू द y एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस लाइन आएगी या वर्टिकल लाइन आएगी। तो जब भी आप वर्टिकल लाइन बनाओगे तो उसकी इक्वेशन बनती है x इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अगर मैं इसको स्लोप की फॉर्म में लिखूं तो आई कैन राइट इट एज x माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, मैं सी को उसके पास ले गया, x माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। एक्स के साथ स्लोप होती है, एक्स के साथ आपके पास स्लोप होती है, तो अगर स्लोप आपकी 1/0 है, इनफाइनाइट है, तो ये जो y वाली टर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की अगर मैं बात करता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी हो सकता है, माइनस सी भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। अगर इसकी स्लोप 1/0 है, इनफाइनाइट है, तो इस केस में ये जीरो जो है यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y की टर्म जीरो हो जाएगी। तो उसमें y आपका जो होता है वो क्योंकि नहीं होता, y जीरो हुआ होता है, तो y एक्सेस के जो पैरेलल लाइन होगी हमेशा याद रखना है कि उसकी स्लोप जो अनडिफाइंड है। इसको इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्वेश्चन पास पेपर्स में आता रहा है, ऐसा क्वेश्चन पास पेपर्स में था, ये जो लाइन की इक्वेशंस वाला है। तो है तो ये ओईटीपी के अंदर सारे पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं, बट
ये जरा सुपर एलिमेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ओईटीपी की बुक के अब वर्जन काफी पुराने हो चुके हैं। लास्ट वर्जन इन्होंने 2016 में 2017 में दिया था, उसके बाद इन्होंने वर्जन पब्लिश नहीं किए। यस, कोरोना के डेज में इन्होंने दोबारा न्यू पब्लिकेशन की थी, बट अब ओईटीपी बिल्कुल खत्म ही हो गया है। शायद वो लोग जो है ना अपनी लाइफ में अब इन्वॉल्व हैं, तो इसके जो है ना उन्होंने इसको अपडेट नहीं किया। तो अभी जो रिसेंट ईयर्स हैं उसमें इस तरह का क्वेश्चन बहुत दफा आया है एनिटीज में कि लाइन यदि वर्टिकल एक्सिस का स्लोप पूछ लिया या इक्वेशन पूछ ली उसकी। अच्छा, अब वेरी इजी क्वेश्चन, कल डायरेक्टली मैंने इसका फॉर्मूला बताया था कि अगर आपने लाइन वर्टिसेस गिवन है आपके पास ट्राइंगल के, आपने सेंट्रोइड निकालना है, आप कैसे निकालोगे? एक्स पॉइंट्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो, वाई पॉइंट्स को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 3 करो, यू विल गेट द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल का पॉइंट आ जाएगा आपके पास। तो 4 में -2 ऐड हो जाएगा, +2, +2 में 4 ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बी सॉरी 4 में -2 चला गया था तो 2 रह गया था, 2 में 4 ऐड हो जाएगा तो 6/3 कोमा। अब मैं y पॉइंट्स को ऐड करूंगा, -2 + 4 अगेन, ये मेरे पास +2 बनता है, +2 और 4 में ऐड करूंगा, तो +2 में जब मैं 4 ऐड करूंगा 6 बनता है, तो 6/3 वो भी बन जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2,2। तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है? x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3 कोमा y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बड़ा इजी सा फॉर्मूला है, अक्सर पेपर में होता है, ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में होता है समटाइम्स आपको एक पॉइंट दे देता है और लाइन दे देता है, कहता है पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो भी मैं वो वाला फॉर्मूला कल रिवाइज नहीं करवा सका था, अभी मैं उसको भी आगे जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको भी रिवाइज करवा दूंगा। डिस्टेंस बताना है इन पॉइंट्स के बीच में कौन सा, यार इजी पीजी, आई एम नॉट सॉल्विंग इट, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे आप सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस इतने लेवल के क्वेश्चन हो आ सकते हैं पेपर में, क्योंकि वो मैंने बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लेंथी वो नहीं होती। टू if the slopes of two lines is equal, the lines are perpendicular, parallel, intersecting, skewed parallel, तो parallel है, बहुत easy है। What is the slope of a line having equation y is equal to 0? तो y is equal to 0 है अगर, तो इसका मतलब है स्लोप आपकी क्या होगी? 0 होगी, अभी मैंने बताया ना, y is equal to mx plus c है। तो c तो आपके पास इंटरसेप्ट है या कांस्टेंट है, होती है उसकी वैल्यू। तो अगर स्लोप आपकी 0 होगी है तो इसका मतलब है x की टर्म खत्म हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी, 0.x करोगे, प्लस c रह जाएगा, y is equal to c रहेगा, दैट c कैन बी 0 एज वेल। तो स्लोप, वैसे तो हमने स्लोप बतानी थी, तो y is equal to 0 जो इक्वेशन है उसकी स्लोप क्या होगी? 0 होगी। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस इज, तो दो परपेंडिकुलर लाइन है उनकी स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है, बहुत इजी था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन 16 में आपको इसने दो लाइंस दी हुई है, एक है x - y + 3 = 0 एंड द सेकंड लाइन इज x + y + 9 = 0। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। आपने दोनों लाइंस के बीच का एंगल जो है वो बताना है। तो लाइंस के बीच के एंगल निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। इट मींस वी नीड टू हैव द स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड वी नीड टू हैव द स्लोप ऑफ दिस लाइन एज वेल। तो मैं पहले फर्स्ट लाइन को x - y + 3 सॉरी दैट वाज x - y + 3 इज इक्वल टू 0 था। x - y, वेयर इज माय पेन? सो x - y + 3 इज इक्वल टू 0 था। इस लाइन की मैं स्लोप निकालूंगा, y को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, दिस लाइन विल बिकम, दिस इक्वेशन विल बिकम y is equal to x plus 3। सो y is equal to mx plus c से जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, इसको कंपेयर करोगे, तो m आ जाएगा स्लोप। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप है आपके पास 1, सेकंड लाइन का स्लोप भी 1 ही दिख रहा है, क्योंकि जो x के साथ टर्म होती है, बल्कि वो -1 दिख रहा है, तो उसको भी निकाल लेते हैं। y is equal to -x - 9 बन जाएगा। मैंने क्या किया? आई हैव टेकन अप +x एंड +9 ऑन द राइट हैंड साइड, तो m की वैल्यू इज -1। तो वन स्लोप इज 1, द अदर स्लोप इज -1। इसको इसमें आप प्लग इन कर लो। जब आप इसको इसमें प्लग इन करोगे तो यू विल गेट द एंगल बिटवीन देम। तो ये सेकंड स्लोप थी, इसको हम m2 कह देते हैं, ये फर्स्ट स्लोप थी, इसको हम m1 कह देते हैं। तो मैं इक्वेशंस को मैं यूज कर लेता हूँ। तो -1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 प्लस एक स्लोप अब 1 है, दूसरी स्लोप -1 है, 1 × -1 इज -1। तो ऊपर तो कांस्टेंट आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है, तो स्लोप अनडिफाइंड है। तो tan थीटा अनडिफाइंड कब होता है? एट 90 डिग्री वो अनडिफाइंड होता है। तो इसका मतलब है थीटा जो है वो 90 डिग्री है मेरे पास, तो एंगल इज 90 डिग्री। इसका मतलब है कि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। अच्छा, इसको ये करने का एक और तरीका भी था, अगर किसी को tan थीटा की वैल्यूज याद नहीं है तो नजर आ रहा है कि दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है, दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 बन रहा है। वाई एक की स्लोप 1 थी ना, दूसरे की स्लोप -1 थी, तो प्रोडक्ट इज -1। सो द प्रोडक्ट इज -1, इसका मतलब है लाइनें परपेंडिकुलर, एंगल 90 डिग्री होगा, राइट? So you can also use this technique in this question as well. Moving on to the next one, कहते हैं कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द लाइन। बहुत इजी है, स्लोप का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, y2 - y1 ओवर x2 - x1। इसमें भी स्लोप निकालनी है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये रिपीटेड इसलिए हुए हैं
कि पास पेपर के क्वेश्चन है तो उसने रिपीटेडली भी जो क्वेश्चन है उनको ऐड किया हुआ है। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, अ लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस इज ड्रॉन whose distance from y axis is 4। तो आपने एक लाइन ड्रॉ की है फ्रॉम द y axis जिसका डिस्टेंस इज 4, ठीक है। which of the following will represent the इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो y इज इक्वल टू 4 है आपके पास। जब y इज इक्वल टू 4 है लाइन की इक्वेशन, इसका मतलब है कि ये लाइन जो है इट इज, जब आप y एक्सिस को बाउंड करते हो तो लाइन आपके पास हॉरिजॉन्टल आएगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, पैरेलल टू द x एक्सिस लाइन आएगी। तो इसकी इक्वेशन तो बड़ी सिंपल है, y इज इक्वल टू 4 इसकी इक्वेशन है, बल्कि इसमें करना क्या था मैं वही देख रहा हूँ। सो y इज इक्वल टू 4 सिंपली बस इसका आंसर है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी साइंस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ये वही एक्सटेंशन ऑफ दोस्त क्वेश्चन मुझे मैंने बताया था ना कि पैरेलल है लाइन की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा एनईडीज के अंदर छेड़ता है। अगली लाइन में x को उसने फिक्स कर दिया है। अच्छा नहीं सॉरी, अगली लाइन में वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। तो यू विल हैव अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो इसकी इक्वेशन हम निकाल लेते हैं। अब लाइन की इक्वेशन मेरे पास है, पहली लाइन की इक्वेशन है मेरे पास x इक्वल टू 6। तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इसकी स्लोप जो है वो अनडिफाइंड है, 1/0 है। y मैंने अभी ऊपर किया भी था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। जब आपकी स्लोप अनडिफाइंड है तो 1/0 x प्लस सी हो जाएगा, ये 0 वहां चला जाएगा, y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेवरदलेस वी नीडेड टू हैव द स्लोप इज 1/0, अनडिफाइंड है स्लोप। अब हमने लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि इस लाइन के पैरेलल है। मैंने स्लोप निकाली क्यों है, अरे भाई जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो दोनों की स्लोप्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो x इक्वल टू 6 एक ऐसी लाइन है जिसकी स्लोप इज अनडिफाइंड, द स्लोप इज 1/0, राइट। अब मैं क्या करूंगा इसमें, मैंने कल फॉर्मूला रिवाइज कराए थे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला क्या था, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन मेरा क्या पॉइंट है, 7 है, y माइनस 7 हो जाएगा, स्लोप 1/0 है, x माइनस एक्स वन हो जाएगा। तो x माइनस एक्स वन करोगे, x1 इज 5 तो -5 हो जाएगा। जीरो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल टर्म विल बिकम 0, इधर रह जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 लाइन आ जाएगी। तो एक शॉर्टकट इसमें मैं बता देता हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो अगर लाइन आपके पास x इक्वल टू 6 थी तो अगले में भी लाइन जो है उसका y एक्सेस तो 0 ही होगा, तो जो उसमें पॉइंट आपके पास x एक्सेस का गिवन होगा उसको आप उसके इक्वल कर लोगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी। आपके टेस्ट में ऐड हो। अच्छा, इफ अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद पॉजिटिव x एक्सिस, ओ नहीं सॉरी वी हैव मिस्ड सम क्वेश्चंस। हम किस क्वेश्चन पे थे, ये नीचे कैसे चला गया। लास्ट क्वेश्चन बॉयज हमने कौन सा किया, लास्ट क्वेश्चन हमने 20 किया, नहीं ठीक कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 21 ही बनता है। अच्छा, कह रहे अल्फा जो इंक्लिनेशन है तो स्लोप क्या होगी, तो मैंने कल भी बताया था स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय tan अल्फा। तो स्लोप तो tan अल्फा से रिप्रेजेंट होती है। अल्फा आपकी इंक्लिनेशन होती है, वो स्लोप नहीं होती। tan अल्फा आपकी स्लोप होती है या m आपकी स्लोप होती है। अच्छा जी, कहता है द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज m1 एंड द स्लोप ऑफ लाइन सी डी इज m2, देन दे वुड बी परपेंडिकुलर। हमें पता है कि परपेंडिकुलर वो होते हैं तो इसका मतलब है दोनों का प्रोडक्ट जो है ना दैट इज -1। सिर्फ इसने उसको रीअरेंज करके लिखा हुआ है m1 m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरे मेथड से हम लोग कर लेते हैं। सो ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल है। अच्छा जी, तो मैंने क्या बताया था कि हम इसको पॉइंट ए ले लेते हैं, पॉइंट बी ले लेते हैं, पॉइंट सी और पॉइंट डी ले लेते हैं। तो पैरेललोग्राम के केस में ए बी एंड सी एंड डी हो जाएगा हमारे पास पॉइंट से। तो ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के पैरेलल है। तो ए बी एंड डी सी दे आर बोथ पैरेलल टू वन अनदर। हम ए बी की स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी जब मैं निकालूंगा तो स्लोप ए बी जो आएगी ना मेरे पास वो आएगी y2 इज 6 माइनस y1 इज 2 डिवाइडेड बाई x2 इज 4 माइनस 1। तो दिस विल बी 4/3। तो स्लोप इसकी आएगी 4/3। अब हम डीसी की स्लोप निकालेंगे। सो डीसी की स्लोप हम निकालेंगे, दैट इज y2 माइनस y1। तो डीसी पे हम जा रहे हैं ना, तो 5 माइनस बी डिवाइडेड बाय 8 माइनस ए आ जाएगी स्लोप ऑफ डीसी। अच्छा, अब मैं निकालूंगा एडी की स्लोप। जब मैं एडी की स्लोप निकालूंगा तो एडी की स्लोप आ जाएगी, डी मेरे पास ए कोमा बी है ना,
तो ए डी की जब मैं स्लोप निकालूंगा तो दैट विल बी बी माइनस टू डिवाइडेड बाय ए माइनस वन। सिमिलरली मेरे पास स्लोप आ जाएगी बी सी की, तो स्लोप बी सी जब मैं निकालूंगा तो दैट विल बी बी और सी की, तो 5 - 6 इज -1 डिवाइडेड बाय 8 - 4 इज 4, सो -1/4। तो अब हमने करना क्या है, पैरेलल लाइन से स्लोप को इक्वेट कर लेना है। तो ए बी पैरेलल बनता है डी सी के, इन दोनों की स्लोप्स को हम इक्वेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 4/3 इज इक्वल टू 5 - b डिवाइडेड बाय 8 - a। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और एक ए बी की इक्वेशन बना लेते हैं। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी 32 - 4a इज इक्वल टू 15 - 3b। सो द इक्वेशन विल बिकम 4a - 3b। 32 में से 15 को आप माइनस कर लोगे तो 17 आ जाएगा। सेम गोल, अब यहाँ पे आपके पास ए डी और बी सी की स्लोप इक्वल होंगे, तो आप क्या करोगे, b - 2 डिवाइडेड बाई a - 1 को -1/4 के इक्वल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 4b - 8 इज इक्वल टू -a + 1। रीअरेंज कर लो, a + 4b आ जाएगा एंड +9 आ जाएगा। तो हमारी पहले इक्वेशन में कुछ गड़बड़ थी जिसकी वजह से मसला आया। तो दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखेंगे हम लोग और हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करने के दोनों तरफ मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो दिस विल बिकम 4a + 16b इज इक्वल टू 4 9 यहाँ पे भी 4 होगा, तो 4 9 इज 36। तो माइनस 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 आ जाएगा, +4a - 4a कैंसिल हो जाएगा, विल बी लेफ्ट विद -19b इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना रह जाएगा मेरे पास, 19 ही रह जाएगा यहाँ पे भी। हाँ, यहाँ पे भी मेरे पास -19 रह जाएगा। सो b की वैल्यू 1 आ जाएगी, सो b इज 1। इसमें पुट कर लो b की वैल्यू को 1, 4a - 3 17, so this will be 20 is equals to 4a, a is equals to 5 आ जाएगा। So the points a, b are 5, 1, right जी, क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स बता दो। वेरी इजी है, बहुत सिंपल था ये। ठीक है, आप क्या करोगे, सिंपली इसके अंदर लाइन की इक्वेशंस को बताने के लिए आपने क्या करना है कि आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा लेना है, यू विल गेट द आंसर। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसमें से y2 - y1 ओवर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे, यू विल गेट द आंसर। दिस विल बी 2 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल अंडर रूट आ जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस एंड 25 हो जाएगा, तो अंडर रूट 5, अंडर रूट 25 इज 5, so the distance here is 5। so these were from the repeated questions। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। उसमें आपको ये कह रहा है विच आर द फॉलोइंग पॉइंट लाइज on the line 3x - 4y is equals to 11। तो this is 3x - 4y is equals to 11 है मेरे पास। तो हमने बताना है कि कौन सा पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है। तो इन यस्टरडेज क्लास आई हैव टोल्ड यू टू कि अगर आप एक पॉइंट को प्लग इन करते हो इन द इक्वेशन और आंसर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आता है, अगर आंसर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आता है तो इट मीन्स कि दैट पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। तो आपको बारी बारी इन पॉइंट्स को प्लग इन करके देखना पड़ेगा कि क्या ये उसके अंदर लाइन लाइन के अंदर प्लग इन करने से आंसर जो है वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं पहले लाइन की इक्वेशन को मैंने रीअरेंज कर लिया। अब मैं लेट से इसमें फर्स्ट पॉइंट पुट करता हूँ, 3x की जगह पे 2 आ जाएगा, -4y इसमें जो है वो -1 है, -11 इज इक्वल टू 0 है, दिस विल बिकम 6 + 4 -11 इज इक्वल टू 0। आंसर इज -1 which is less than 0। This means this point is below this line, so it's not on the line, it's below the line। So we are in search of a point which is exactly on the line, which lies on the line। ठीक है, ये ऑफ नहीं है, which lies on the line। तो अगर आप इसमें पॉइंट पुट करते हो ना, लेट से 5, 1, तो दिस सीम्स टू बी ऑन द लाइन। 3x - 4y - 11 इज इक्वल टू 0 था मेरे पास। मैं पॉइंट को प्लग इन करूंगा, जब पॉइंट को प्लग इन करूंगा x की जगह पे 5 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, y की जगह पे 1 आ जाएगा, -11 इज इक्वल टू 0। यस, दिस इज 15 - 4, दिस इज 11, 11 - 11 इज इक्वल टू 0, एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है। दिस मीन्स दैट दिस पॉइंट एग्जैक्टली लाइज ऑन द लाइन। तो इस तरह से पता चलेगा आपके पास। तो नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, तो
every question number 26, every homogeneous second degree equation represents a distinct pair of lines through the origin if and only if. So condition पूछ रहा है हमारे पास कि अगर ये homogeneous equation जो है second degree की टू सेपरेट लाइन को टू डिस्टेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी when in the case, तो कंडीशन इज एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी. तो ये बिल्कुल सिमिलर टू द डिस्क्रिमिनेंट वाली सिचुएशन है. तो एच स्क्वायर व्हेन एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी इट विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन. तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे इस केस में. मैं आपको ये केसेस मेंशन कर देता हूँ. तो एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, इट मीन्स के पेयर जो है वो आपके पास जो लाइंस जो का जो पेयर आपके पास बनेगा, ठीक है, वो रियल होंगी, ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट होंगे एक दूसरे. अच्छा, जब आपके पास एच स्क्वायर एंड ए बी होगा तो वो रियल होंगे और कोइंसिडेंट होंगे, एक दूसरे के ऊपर लाई करती होंगी, रियल एंड कोइंसिडेंट होंगी. इन विच केस ये कंडीशन आपने याद रखनी है, ठीक है. इन द केस ऑफ एच स्क्वायर, इन द केस ऑफ एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी. अच्छा, फिर एक और भी था ना इसमें, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी. सो इन द केस व्हेन एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, सो दिस इज द केस ऑफ इमेजिनरी लाइन. तो इस केस में आपके पास इमेजिनरी होंगे ये. तो इमेजिनरी के केस में एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी होगा मेरे पास, ठीक है. एंड ये मैंने एक्सप्लेन कर दी कंडीशंस. तो यू नीड टू रिमेंबर देम द एग्जाम. कह रहा है कि बच्चों द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट द स्लोप्स ऑफ अ लाइन whose one point lies on the negative x axis and one point lies on the negative y axis. So we need to find out a line इसमें से एक पॉइंट लाई करता है ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड द अदर पॉइंट लाइज ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस. तो वी नो डैट द स्लोप एम इज राइज ओवर रन, ठीक है. तो स्लोप क्या होती थी मेरे पास, स्लोप जो थी वो मेरे पास राइज ओवर रन होता है. आई विल बी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट हेयर. सो एम इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होता है, ठीक है. अगर मैं इसमें से मैंने वो बताना है कि जो नेगेटिव पॉइंट के ऊपर लाई कर है, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स. ये जो लाइन की इक्वेशन है, अगर मैं इसको इसको पिकअप करता हूँ, सो माइनस वाई ओवर एक्स है स्लोप. इसमें सेकंड पॉइंट ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन उसने खुद कहा हुआ है कि पॉइंट लाइज ऑन द वी कैन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग. तो सेकंड पॉइंट को मैंने ओरिजिन ले लिया. ओरिजिन ना भी तो फर्क नहीं पड़ता इसमें. एम इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स है. तो दिस इज द पॉइंट जिसमें एक जो है ना वो नेगेटिव एक्स एक्सिस बनता है. अगर आप इसकी स्लोप की वैल्यू कोई ले भी लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है. ये ट्यूशन का सवाल था, इसमें कुछ ना एक्सप्लेनेशन थी नहीं, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बता देना, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा. अच्छा जी, वन concept and very important concept, the concept is point and line distance. So the point and line distance is represented by this formula, that is the modulus of the or the mod of the line ax1 plus by1 plus c is equals to 0 या ax plus by plus c is equal to 0 whatsoever आप इसको कहोगे, divided by square of a square of b का sum and whole under root. So in this way you can find out the distance between a line and a point. For example, we are given a line that is, let's say y is equals to 3x plus 2, and we are given a point, let's say that is 5 comma 1, and we need to find out the distance between this point and this line. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको रीअरेंज कर लूंगा. गिवन लाइन को मैं रीअरेंज करूंगा तो दिस विल बिकम 3x माइनस वाई प्लस 2, राइट. इस फॉर्मूला को मैं यूज करूंगा. द डिस्टेंस विल बी गिवन बाय मॉड ऑफ 3x माइनस वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा. अब मैं क्या करूंगा, x और y की जगह पे ये पॉइंट्स प्लग इन कर लूंगा. सो x और y की जगह पे मैंने ये पॉइंट्स प्लग इन करने हैं. सो दे विल बी 3 इंटू 5 माइनस y जो है वो 1 है प्लस 2 है, इसका मॉडुलस ले लेंगे डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x के साथ a है तो 3 का स्क्वायर, b के साथ y माइनस 1 है यहाँ पे, सो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा. So this will be 15 minus 1 plus 2 divided by 3 का square is 9, 9 plus 1 is under root 10. So mod of ऊपर आ जाएगा मेरे पास that is 15 plus 2 is 17, 17 में से 1 जाएगा तो this will lead to 16 by under root 10. So 16 by under root 10 is the distance between these points, right?
तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये लास्ट कॉन्सेप्ट था जो कि एनालिटिकल ज्योमेट्री से था, जो आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू एनईटी। Like, comment, and subscribe.